बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स। तो आज के इस वीडियो में हम कैप्लॉन से इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क ऑफ हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया होता है कि हाइपरलिपिडीमिया में एलडीएल का लेवल बढ़ जाना, एचडीएल का लेवल कम हो जाना, टैग का लेवल ज़्यादा हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाना और इसकी वजह से मेटाबॉलिक सिंड्रोम का हो जाना। इसको बोलते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया जिसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया होता है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और एक मरतबा एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से कार्डियोवैस्कुलर और सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो सकते हैं। ओके, तो हमारा गोल यही होता है कि एलडीएल के लेवल को कम कर देना और प्लेक के फॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देना। एलडीएल के लेवल को कम कर देना, टैग के लेवल को भी कम कर देना, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम कर देना, एचडीएलसी को बढ़ा देना। ओके, अब इस डायग्राम के अंदर स्टैटिन का, नियासिन का और जैमफेब्रोजल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखा हुआ है और किन किन जगह पे जाके काम करती है। ओके, तो सबसे पहले आपने ये समझना है कि कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस किस तरह से होती है। एसिटाइल कोए की मॉलिक्यूल होती है, उससे बनता है एचएमजी कोए, फिर एचएमजी कोए की रिडक्शन होनी होती है तो बनता है मेवलेनिक एसिड, फाइनली इससे बनता है कोलेस्ट्रॉल। और फिर कोलेस्ट्रॉल लीवर के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर ये लीवर है, ठीक है, तो लीवर कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड बनाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की सिक्रेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ VLDL, फिर उस VLDL से LDL बन जाएगा। ओके, और आगे LDL आगे टिश्यू के अंदर डेपोजिट होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस करवा सकता है। अगर आप इस डायग्राम में देखोगे, जो स्टैटिन्स होती है एचएमजी कोए रिडक्टेज को इनहिबिट करना शुरू कर देती है। जब एचएमजी कोए रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तब कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस कम से कम हो जाती है। ओके, ठीक हो गया। और जबकि अगर इस जगह पे देखो कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल अपने ही एंजाइम के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। आपको पता है कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है अगर ज़्यादा होता है हमारी बॉडी के अंदर तो नॉर्मली फीडबैक स्टेप के जरिए एचएमजी कोए रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, या फिर इसके अलावा या फिर ये आपको जीआईटी नज़र आ रही है। ओके, या सपोज कर लो कि ये ब्लड है, ठीक है, तो या तो हम क्या करें, कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ कर दें। तो इसके लिए आती है एजिटिमाइब, जो एजिटिमाइब होती है कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज़ कर देती है। ओके, और इस तरह से अगर आप देखो तो ये जो है ये ब्लड है, ये जीआईटी समझ लो, वैसे मैंने को लीवर कहा था पहले। ठीक है, तो जो कोलेस्ट्रिपोल और कोलेस्ट्राइमिन होती है ये करती क्या है, ये बाइल एसिड को तो सिक्रेट करवा देती है लेकिन इसको वापस रीअब्जॉर्ब होने नहीं देती। ओके, यानी सिक्रेशन को बढ़ा के रीअब्जॉर्ब को कम होने नहीं देती। अब इसकी वजह से जब बाइल एसिड निकल जाएगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा बाइल एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा। ठीक है, ओके, या फिर हम कोलेस्ट्रॉल को VLDL के अंदर कन्वर्ट ना होने दें, VLDL की प्रोडक्शन को मिनिमाइज कर दे, तो यहाँ पर भी नियासिन और स्टैटिन आ जाती है जो VLDL के फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। ओके, ठीक है, या फिर हम जैमफिब्रोजिल इस्तेमाल करें जो लोग लाइपोप्रोटीन लाइपेस को इंड्यूस कर देगा। जब लाइपोप्रोटीन लाइपेस इंड्यूस हो जाएगा तो VLDL का मेटाबॉलिज्म काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जब VLDL का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगा तो LDL वगैरह ये भी सब टूटना शुरू हो जाएंगे। ओके, अब वन बाय वन इनके ड्रग्स को पढ़ लेते हैं। तो पहला एचएमजी कोई रिडक्टेज या स्टैटिन्स होती है, इसके अंदर टोरवास्टैटिन है, रोसोवास्टैटिन है और दूसरी स्टैटिन्स होती है। जब इनके थेरापेटिक डोज काफ़ी ज़्यादा होती है तो जो टोरवास्टैटिन और रोसोवास्टैटिन इनको हाई इंटेंसिटी स्टैटिन बोलते हैं और ये LDL-C को 50% या उससे भी ज़्यादा कम कर सकती है। जो लोअर डोजेज ऑफ स्टैटिन्स होती है, ओके, उनको लो या मॉडरेट इंटेंसिटी भी बोलते हैं। यानी जो हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स होती है उनकी जो हाईएस्ट थेरापेटिक डोजेज होती है उनमें अटोरवास्टैटिन है और रोसोवास्टैटिन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इस तरह से होता है कि स्टैटिन्स एचएमजी कोई रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी जिसकी वजह से लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम से कम होगा। जब लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम से कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल करता क्या है, कोलेस्ट्रॉल LDL के रिसेप्टर की एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करता था, लेकिन अगर सेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल कम से कम होगा तो LDL के रिसेप्टर की अपरेगुलेशन हो जाएगी। जब LDL के रिसेप्टर की अपरेगुलेशन होगी तो प्लाज्मा में LDL कम से कम होगा क्योंकि रिसेप्टर इसकी फेगोसाइटोसिस के जरिए इसके लेवल को कम कर देंगे। ओके, और जब VLDL इसके अलावा एचएमजी कोई रिडक्टेज की इनहिबिशन के अलावा ये VLDL के सिंथेसिस को भी इनहिबिट कर देते हैं। जब VLDL की सिंथेसिस कम से कम होगी तो इस केस में ट्राइग्लिसराइडीमिया भी कम से कम होगा क्योंकि VLDL के अंदर टैग काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, साइड इफेक्ट क्या होती है, साइड इफेक्ट इनकी वजह से माइल्जी मायोपैथी हो सकती है, तो आपको क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल चेक करना पड़ता है। रेब्डोमायोलोसिस हो सकती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इस केस में आपको लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करने पड़ते हैं। ड्रग इंटरेक्शन भी हो सकती है, लाइक जैमफिब्रोजिल इनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकती है और जैमफिब्रोजिल और स्टैटिन दोनों के दोनों मिलकर रेब्डोमायोलाइसिस करवा सकती है जिसको बोलते हैं स्केलेटल मसल नेक्रोसिस। साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर्स होती है इनकी टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है क्लिनिकल कोरिलेट। जो नॉन स्टैटिन ड्रग्स होती है वो कार्डियोवैस्कुलर आउटकम को इम्प्रूव नहीं करती। ओके,
जब उनको स्टैटिन के साथ ऐड करते हैं। ये जो ड्रग्स होती है ये उन पेशेंट में यूज़ करते हैं जो स्टैटिन को टॉलरेट नहीं कर पाते। अब जो नॉन स्टैटिन ड्रग होती है वो इसके अलावा स्टैटिन के अलावा बाकी सारी है, लाइक बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है, निकोटिनिक एसिड है, जैमफिब्रोजिल, फिनोफाइब्रेट, एजिटिमाइब, प्रोप्रोटीन कन्वर्टेज, सब्टिलिसिन, काइनेक्सिन टाइप 9 इनहिबिटर है। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की बात करते हैं। बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट के अंदर कोलेस्ट्राइमिन और कोलेस्ट्रिपोल आ जाएगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने बाइल एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेना है और इसकी एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन को मिनिमाइज कर देना है। जब एंटीरो हेपेटिक सर्कुलेशन मिनिमाइज हो जाएगी तो बाइल एसिड की रीअब्सॉर्प्शन कम से कम होगी और इनका लॉस ज़्यादा हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। जब इनका लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो फिर लीवर न्यू बाइल एसिड को बनाना शुरू कर देगा। जब ज़्यादा न्यू बाइल एसिड बनेगा तो लीवर का अंदर कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी। जब कोलेस्ट्रॉल की कमी हो जाएगी तो फिर एलडीएल रिसेप्टर की अप रेगुलेशन बढ़ जाएगी। फाइनली ब्लड एलडीएल लेवल कम हो जाएगा। इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? अब जो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट होते हैं एलडीएल के तो लेवल को तो कम कर दिया, लेकिन एक तरफ से वीएलडीएल और टैग के लेवल को बढ़ा सकते हैं, जीआईटी डिस्टर्बेंस भी करवा सकते हैं और ये लिपिड सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं इनके एब्जॉर्प्शन को भी मिनिमाइज करवा देते हैं। ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, लाइक इनका वारफेरिन के साथ, थायोजाइड के साथ या डाइजोक्सिन के साथ हो सकता है। और इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होती है? हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, तो एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो इसी कंडीशन के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है निकोटिनिक एसिड या नियासिन, जिसको विटामिन B3 भी बोलते हैं। ये साइक्लिक ईएमपी को डिक्रीज कर देता है और इसके अलावा एडिपोज टिश्यू के अंदर लाइपोलाइसिस को मिनिमाइज कर देगा। ओके, ठीक है। जब लाइपोलाइसिस मिनिमाइज हो जाएगी तो फ्री फैटी एसिड का लेवल कम से कम हो जाएगा। जब फ्री फैटी एसिड का लेवल कम से कम हो जाएगा तो लीवर के अंदर टैग की सिंथेसिस कम से कम हो जाएगी। जब टैग की सिंथेसिस कम से कम हो जाएगी तो वीएलडीएल की सिंथेसिस भी कम से कम हो जाएगी। जब वीएलडीएल की सिंथेसिस कम से कम हो जाएगी तो एलडीएल की सिंथेसिस भी कम से कम हो जाएगी। साइड इफेक्ट में फ्लशिंग हो सकती है, प्लूराइटिस हो सकता है, बर्निंग पेन हो सकती है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया, ये सब चीज़ें हो सकती है। जैमफिब्रोजिल और फिनोफाइब्रेट, ये फाइब्रेट कैटेगरी से बिलोंग करती है। पीपीआर अल्फा पे जाके बाइंड करती है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज के एक्सप्रेशन को बढ़ा देती है। जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ये वीएलडीएल और आईडीएल को तोड़ना शुरू कर देगा। ओके, ठीक हो गया। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे पेशेंट के अंदर, फॉर एग्जांपल जिसके अंदर कंबाइंड हाइपरलिपिडीमिया है, जिसके अंदर वीएलडीएल और आईडीएल को ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हुए थे, तो आपको पता है कि वीएलडीएल और आईडीएल के ब्रेकडाउन से एलडीएल प्रोड्यूस होता है, तो इन पेशेंट के अंदर एलडीएल को ज़्यादा हो जाएगा। एचडीएल को बढ़ा देती है कुछ पेशेंट के अंदर और ये हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के अंदर यूज़ करते हैं। जबकि हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया के अंदर जो कॉन्ट्राइंडिकेशन थी वो बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट की थी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एजिटिमाइब का, एजिटिमाइब इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज कर देती है, जिसकी वजह से एलडीएल का लेवल कम से कम हो जाएगा। ओके, ठीक है। साइड इफेक्ट होती है जीआईटी डिस्ट्रेस। नेक्स्ट है प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सब्टिलिसिन काइनेक्सिन 9 इनहिबिटर। इसके अंदर एलेरिसुमाब और इवोलोसिमाब आ जाते हैं। जो एलेरिसुमाब और इवोलोसिमाब ये एक एंजाइम को इनहिबिट करते हैं जो कि प्रोटीएज होता है। ये एलडीएल रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन करवाता था, लेकिन जब इस प्रोटीएज को इनएक्टिवेट कर देंगे तब एलडीएल रिसेप्टर की डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी। जब डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगी तो एलडीएल रिसेप्टर ज़्यादा से ज़्यादा एलडीएल की क्लियरेंस करेंगे। इस केस में एलडीएल से कम हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पर आपको इनका एक्शन नज़र आ रहा होगा। ओके, तो प्रो प्रोटीन कन्वर्टेज सब्टिलिसिन होता है, एलडीएल को डिस्ट्रॉय कर देता है। ओके, जो एलडीएल के रिसेप्टर होते हैं उनको ApoB100 रिसेप्टर पे बोलते हैं, क्योंकि ApoB100 के साथ बाइंड करते हैं जो उनका लाइगेंड होता है। नेक्स्ट है ओल्डिस्टैट। जो ओल्डिस्टैट होता है उसका थेरापेटिक यूज़ है वेट लॉस, ठीक है, यानी ये वेट लॉस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ओबेसिटी वाले पेशेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसने पैनक्रियाटिक लाइपेज को इनहिबिट कर देना है। जब पैनक्रियाटिक लाइपेज को इनहिबिट कर देगी तो टैग के ब्रेकडाउन इंटेस्टाइन के अंदर कम से कम होगी। जब टैग के ब्रेकडाउन इंटेस्टाइन के अंदर कम से कम होगी तो फाइनली इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगी। तो इसके साइड इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से स्टीटोरिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है और लिपिड सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन कम से कम हो सकती है। जो लिपिड सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन को मिनिमाइज करने वाला बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट भी था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज़ लग रही है तो वीडियो को स्लो कर लेना, मेरे पास टाइम की कमी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।